हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा। आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, जो आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यह आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला ही आयोग है। ठीक है, और वर्तमान में यह आयोग बहुत चर्चा में भी रहता है। ठीक है, अब इस आयोग की आवश्यकता क्यों हुई, इसकी स्थापना का कारण क्या है? तो हमारे भारत में महिलाओं पर अत्याचार होते थे, उन महिलाओं की रक्षा करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए, ठीक है, उनका भी समाज में बराबरी का हक हो, बराबरी का अधिकार उन्हें मिले, इसके लिए इस आयोग की स्थापना भारत में की गई है। तो चलिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं। इस आयोग को स्थापित करने से पहले हमारे भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान किए गए थे महिलाओं से संबंधित, तो उनके बारे में पहले हम आपको बताएंगे, उसके बाद फिर इस आयोग के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए इसमें कि भारतीय संविधान में अनेक अनुच्छेदों के अंतर्गत महिलाओं के विकास से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। तो पहला अनुच्छेद देखिए, इसमें अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 सभी भारतीय नागरिकों को राज्य के द्वारा समान सुरक्षा देने का प्रावधान करता है। ठीक है, तो जब समान सुरक्षा देने का प्रावधान अनुच्छेद 14 में किया गया है, तो फिर महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों होता है? ठीक है, तो इसी भेदभाव को दूर करने के लिए इस आयोग की स्थापना हमारे भारत में की गई है। इसके बाद देखिए फिर अगला अनुच्छेद इसमें आता है, अनुच्छेद 15 का खंड 1। इसमें लिखा है कि नागरिकों में जाति, धर्म, लिंग एवं मूल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर इसमें लिखा है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो फिर महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों होता है? ठीक है, और इसी भेदभाव को दूर करने के लिए इस आयोग की स्थापना हमारे भारत में की गई है। इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 15 का खंड 3। इसमें लिखा है कि महिलाओं के लिए राज्य किसी प्रकार का विशेष प्रावधान कर सकता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारी भारत सरकार की ओर से महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है, उनको राजनीतिक सामाजिक रूप से भी सशक्त किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 16 का खंड 1 का उपखंड 2। इसमें लिखा है कि लिंग के आधार पर राज्य के किसी संगठन में कार्यरत कर्मियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये लिखा है अनुच्छेद 16 के खंड 1 का उपखंड 2 में। ये आपको याद रखना फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 39। तो अनुच्छेद 39 का खंड ई। इसमें लिखा है कि राज्य अपने सभी कर्मियों में दोनों पुरुष एवं महिला के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रावधान करेगा और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखेगा कि आर्थिक कारणों से महिलाओं का किसी भी प्रकार का शोषण न किया जाए। इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 51 का खंड ए का उपखंड ई। इसमें लिखा है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वे ऐसी किसी भी परंपरा का पालन न करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, जो महिलाओं के गरिमा के विरुद्ध हो। ठीक है, ये लिखा है अनुच्छेद 51 के खंड ए के उपखंड ई में। ये आपको याद रखना फ्रेंड। ठीक है, तो ये तो बताए हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो हमारे संविधान में किए गए हैं महिलाओं से संबंधित। अब इसके बाद में हमारे भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग को स्थापित करने के लिए एक अधिनियम पास किया गया था। उस अधिनियम का नाम आपको याद रखना होगा, और वह अधिनियम है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। यह अधिनियम पास किया जाता है और इसी अधिनियम के माध्यम से हमारे भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की जाती है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार का आयोग है फ्रेंड? तो राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है या एक सांविधिक निकाय है। तो सांविधिक या वैधानिक का अर्थ क्या होता है? तो जो संसद के द्वारा एक अधिनियम के माध्यम से जिस संगठन की स्थापना की जाती है, तो उसे वैधानिक या सांविधिक निकाय के नाम से हम जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में राष्ट्रीय महिला कोष के गठन का भी प्रावधान किया गया है। ये आपको याद रखना है, ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं उनके लिए स्वरोजगार के लिए प्रयास किया जाए,
ठीक है, और स्वरोजगार के लिए प्रयास करने वाली महिलाओं तथा महिला समूहों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आ रहा समझ में? यह प्रावधान इस राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में भी किया गया है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इस आयोग की स्थापना की जाती है। इसके बाद फिर भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस आयोग का नोडल मंत्रालय होता है, ये आपको याद रखना फ्रेंड। इसके बाद इस आयोग के उद्देश्य क्या है? तो इस आयोग के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। तो पहला उद्देश्य होता है कि शिकायतों के निपटान को प्रोत्साहित करना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि महिलाओं पर जो अत्याचार होता है तो उनके अत्याचार से संबंधित जो शिकायतें हैं उनका त्वरित समाधान, उनको तुरंत निपटाना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो शिकायतों के निपटारों को बढ़ावा देना है। इसके बाद फिर अगला उद्देश्य होता है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सुझाव देना। इसके बाद फिर अगला उद्देश्य होता है कि महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना। इसके बाद फिर अगला उद्देश्य है कि वैधानिक उपचार संबंधी सुझाव देना। तो ये सभी उद्देश्य हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के। तो आपसे अगर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको उद्देश्य लिखना होगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये वर्ष आपको लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड। अब मान लीजिए कि आपसे 3 नंबर में पूछ लिया राष्ट्रीय महिला आयोग, तो फिर क्या लिखेंगे आप? तो 3 नंबर में सिर्फ अगर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग, तो आपको स्थापना लिखना है और ये उद्देश्य के पॉइंट आपको लिखना होगा। ध्यान रहे कि शब्द सीमा का उल्लंघन ना हो। तो आपको 20 शब्द में 20 से 25 शब्द के अंदर ही आपको अपना उत्तर कंप्लीट करना होगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे इसकी संरचना। अब जो राष्ट्रीय महिला आयोग होता है इसकी संरचना होती है, तो इसकी संरचना में कौन कौन आते हैं? संरचना से तात्पर्य है कि इसमें अध्यक्ष और सदस्य कुल मिलाकर कितने सदस्य इसमें होते हैं। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग होता है यह एक बहुसदस्यीय निकाय होता है। तो बहुसदस्यीय का मतलब एक से अधिक सदस्य जब होते हैं तो उसे बहुसदस्यीय निकाय कहते हैं। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग होता है यह बहुसदस्यीय निकाय होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें अध्यक्ष एक होता है, एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होते हैं। इसके बाद इसमें एक सदस्य सचिव होता है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ये इसकी संरचना होती है। अब जो राष्ट्रीय महिला आयोग होता है तो इसमें प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसमें प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक को बनाया गया था। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है श्रीमती रेखा शर्मा, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। ध्यान रहे कि वर्तमान अध्यक्ष हमने वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आपको बताया है। हो सकता है कि आने वाले समय में श्रीमती रेखा शर्मा के स्थान पर कोई और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो जाए, तो आपको अपडेट करके याद रखना होगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे अगला आता है कि अध्यक्ष और सदस्य के लिए योग्यताएं। तो जो अध्यक्ष है और सदस्य है इनके लिए योग्यताएं कौन कौन सी होगी, तो आपको याद रखना होगा। तो देखिए इसमें इनकी पहली योग्यता, तो अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए पहली योग्यता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के सभी सदस्य विधि, प्रबंधन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन में अनुभव रखने वाले हो एवं महिलाओं के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संस्था आदि से संबद्ध होने चाहिए। ये पहली योग्यता होती है। दूसरी योग्यता है कि प्रबंधन, सामाजिक आंदोलन या संस्थापक संरचना के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो या इसमें विशेष ज्ञान रखते हो। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगली योग्यता आती है कि संघ सरकार के अंतर्गत लोक सेवा में कार्यरत कोई अधिकारी जिसे पर्याप्त अनुभव हो। ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का भी एक सदस्य होना चाहिए। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे
इनका कार्यकाल। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि इनका कार्यकाल सिर्फ 3 वर्ष होता है। तो आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, ये आपको याद रखना है। और 3 वर्ष से अधिक ये अपने पद पर कार्य नहीं कर सकते। इसके बाद जो सचिव होता है, तो इस आयोग का जो सदस्य सचिव होता है, तो सदस्य सचिव को छोड़कर, अब ये सदस्य सचिव कौन होता है? तो ये स्थायी लोक सेवा वर्ग का सदस्य होता है। तो इसको छोड़कर कोई भी सदस्य या अध्यक्ष सरकार को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है और अपने पद से मुक्त हो सकता है। इसके बाद फिर ये तो हुई उनकी स्वेच्छा की बात कि अपनी इच्छा से भी इस्तीफा दे सकते हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा भी इन्हें हटाया जा सकता है। तो इनको हटाने का अधिकार किसके पास होता है? हमारी केंद्र सरकार के द्वारा इन्हें इनके पद से भी हटाया जा सकता है। तो किन परिस्थितियों में इन्हें पद से हटाया जा सकता है? तो इसके लिए कुछ आधार हैं जो आपको याद रखना है। तो पहला देखिए कि वह दिवालिया घोषित हो गया हो। तो अध्यक्ष या सदस्य इनमें से कोई भी अगर दिवालिया घोषित हो जाए तो इन्हें पद से हटा दिया जाएगा, बैंक करप्ट हो जाए तब। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है इसमें कि एक ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्धि या सजा प्राप्त है जो कि केंद्र सरकार की दृष्टि में अनैतिक है। आ रहा समझ में? इन सदस्य या अध्यक्ष पर ऐसा कोई आरोप सिद्ध हो जाए जो केंद्र सरकार की नज़र में अनैतिक है, तो भी इन्हें पद से हटा दिया जाएगा। इसके बाद फिर अगला आता है कि कार्य करने से मना कर दें। तो इसमें जो सदस्य या अध्यक्ष होते हैं, अगर इनमें से कोई एक कार्य करने के लिए मना करे कि नहीं हम तो कार्य नहीं कर सकते, हम काम नहीं कर सकते, तो भी इन्हें पद से हटा दिया जाएगा। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि आयोग को सूचित किया बिना उसकी लगातार 3 बैठकों में एब्सेंट हो या अनुपस्थित रहे। तो लगातार 3 बैठकें हो रही है और इसमें सदस्य या अध्यक्ष उपस्थिति नहीं है, तो ऐसे स्थिति में भी इन्हें पद से हटा दिया जाएगा। इसके बाद फिर अगला आता है कि मानसिक शिथिल किसी सक्षम अदालत द्वारा घोषित कर दिया गया हो। नारा समझ में? तो अदालत के द्वारा यह घोषित कर दिया गया है कि आयोग का अध्यक्ष या सदस्य मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, अर्थात उसका दिमाग कार्य नहीं कर रहा है, उसका मस्तिष्क कार्य नहीं कर पा रहा है, या फिर क्या हो गया, पागल हो गया हो। तो ऐसी स्थिति में इन्हें पद से हटा दिया जाएगा। अगला है कि यह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अक्षम हो, मतलब ये अपना कार्य ठीक से नहीं कर पा रहा है, शारीरिक रूप से कमजोर हो चुका है। आ रहा समझ में? शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भी इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद फिर लास्ट है कि केंद्र सरकार की नज़र में यदि वह पद पर रहते हुए सार्वजनिक हित के लिए उपयुक्त न माना जाता हो। आ रहा समझ में? अगर हमारी केंद्र सरकार को यह पता हो जाए कि जो सदस्य है या अध्यक्ष है यह सार्वजनिक हित के लिए या सार्वजनिक कल्याण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी इस सदस्य को या अध्यक्ष को पद से हटा दिया जाएगा। ये आपको याद रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि कोई भी सदस्य या अध्यक्ष होता है, जब इसे हटाया जाएगा तो इसे पद से कब तक मुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उन्हें सुनवाई का तार्किक अवसर न दिया जाए। जब इन्हें हटाया जाएगा तो एक बार इन्हें भी मौका दिया जाएगा अपने बारे में सफाई पेश करने का। आ रहा समझ में? ये आपको याद रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे, अब देखिए फ्रेंड इसमें आयोग के कार्य। तो आयोग के कार्य कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें पहला कार्य होता है आयोग का कि संविधान और कानूनों के अधीन महिलाओं को उपलब्ध कराए गए सुरक्षा उपाय से जुड़े सभी मामलों की जांच करना एवं उनका परीक्षण करना, ये इसका आयोग का पहला कार्य है। इसके बाद अगला कार्य है आयोग का कि इन सुरक्षा उपायों के कार्यपालन के संबंध में केंद्र सरकार को वार्षिक या उचित समय पर रिपोर्ट देना, ये इस आयोग का कार्य होता है। इसके बाद फिर अगला काम होता है इस आयोग का कि केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की दशा सुधारने के लिए सुरक्षा उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन करना। इसके बाद फिर अगला इसका कार्य है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान के मौजूदा उपबंधों और कानूनों की समीक्षा करना तथा
इस प्रकार के कानूनों में किसी भी प्रकार की कमी को पूरा करने के लिए संशोधन का सुझाव देना, ये इसके कार्य हैं। इसके अलावा और भी इस आयोग के कार्य हैं फ्रेंड। तो अगला कार्य देखिए इसका कि किसी भी ऐसे मुकदमे को वित्त उपलब्ध कराना जिसमें महिलाओं के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाले मुद्दे निहित हो। इसके बाद फिर अगला काम होता है कि महिलाओं से जुड़े किसी भी मामले पर सरकार को समय पर रिपोर्ट तैयार करके भेजना, ये भी इसका कार्य होता है। इसके बाद फिर अगला कार्य है कि केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए किसी अन्य मामले को देखना। अगर महिलाओं से संबंधित कोई कार्य केंद्र सरकार ने इस आयोग को सौंपा है तो उस कार्य को भी यह देखता है। इसके बाद फिर अगला है कि आयोग महिलाओं से जुड़े मामलों पर स्वयं की पहल पर मौखिक या लिखित रूप से प्राप्त शिकायतों पर यह कार्रवाई करता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि महिलाओं से जुड़े संविधान के उपबंधों एवं कानूनों के उल्लंघन के मामलों को हाथ में लेना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव और उत्पीड़न से पैदा होने वाली विशेष समस्याओं या स्थितियों में विशेष अध्ययनों और जांच का आह्वान करना, ये भी इसका कार्य होता है। इसके बाद फिर अगला इसका कार्य होता है कि समस्याओं के समाधान के लिए अनुमोदित की गई रणनीतियों के समक्ष आने वाली बाधाओं की पहचान करना। फिर अगला काम है इसका कि महिलाओं से जुड़े मामलों में शिकायतों को देखना और खुद की पहल पर ध्यान देना। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं तो जो आपको याद रखना है। तो जैसे महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, तो उनकी शिकायतों की भी यह सुनवाई करता है। इसके बाद फिर महिलाओं को संरक्षण देने हेतु बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करना और समानता और विकास के उद्देश्य की उपलब्धि को बढ़ावा देना, ये भी इसका कार्य होता है जो आपको याद रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला कार्य देखिए इसका कि महिलाओं की कठिनाइयों को दूर करना तथा महिलाओं के लिए या उनके लिए लिए गए निर्णय से महिलाओं के लिए राहत एवं कल्याण सुनिश्चित करना। इसके बाद फिर अगला इसका कार्य होता है कि महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया पर परामर्श देना और उसमें भागीदारी करना, ये भी इसका कार्य होता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि संवर्धनशील एवं शैक्षिक शोध को हाथ में लेना ताकि सभी क्षेत्रों में महिलाओं का अपेक्षित सुनिश्चित करने के तरीके सुझाना, संघ एवं राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन भी करना, ये भी इसका कार्य होता है फ्रेंड जो आपको याद रखना है। इसके बाद फिर अगला है लास्ट इसका काम कि किसी कारागार या कोई पूछताछ गृह या अन्य ऐसे स्थान का निरीक्षण करना जहां महिलाओं को या तो बंदी बनाया गया है या फिर अन्य रूप में उन्हें रखा गया है, तो इसकी भी जांच करना है, ये आयोग का कार्य होता है फ्रेंड। तो आपको याद रखना है ये आयोग के कार्य। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में 5 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य कौन से हैं। तो ये 5 नंबर में आपसे पूछे जाए तो आपको 50 शब्द में आंसर लिखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आयोग की रिपोर्ट या उसका प्रतिवेदन। तो आयोग केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट देता है या वार्षिक प्रतिवेदन देता है जो आपको याद रखना है। तो एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ ले 3 नंबर में कि राष्ट्रीय महिला आयोग अपना प्रतिवेदन किसे देता है, तो यह केंद्र सरकार को अपना प्रतिवेदन देता है और केंद्र सरकार इस प्रतिवेदन को या इस रिपोर्ट को संसद में रखवाती है या संसद में पेश करवाती है। इसके बाद आयोग की सलाह पर की गई कार्रवाई और सिफारिशों को स्वीकार न करने के कारणों के उल्लेख सहित स्मरण पत्र संसद के समक्ष रखवाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ये तो हुई केंद्र सरकार की बात। अब राज्य से संबंधित अगर कोई रिपोर्ट है तो यह आयोग राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देता है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऐसी कोई रिपोर्ट जो राज्य सरकार से जुड़ी हुई है तो आयोग संबंधित राज्य की सरकार को वह रिपोर्ट देता है या भेज देता है। फिर राज्य सरकार इस रिपोर्ट को
विधानमंडल के समक्ष रखवाती है। साथ ही आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही और सिफारिशें अस्वीकार करने पर कारणों के सहित स्मरण पत्र भी विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है या रखवाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है, तो केंद्र से संबंधित रिपोर्ट है तो केंद्र सरकार को देगा, और राज्य से संबंधित रिपोर्ट है तो राज्य सरकार को देगा, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में आयोग की शक्तियां, तो आयोग की शक्तियों में देखिए इसकी पहली शक्ति यह है कि यह आयोग विभागों से रिपोर्ट मांग सकता है। आ रहा समझ में? अगर कोई महिला संबंधी केस है तो महिला से संबंधित अगर कोई केस है तो जिस विभाग से संबंधित वह केस हुआ है तो उससे रिपोर्ट मांग सकता है, तथा किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को समन जारी कर सकता है। यहाँ पर समन का अर्थ होता है बुलावा पत्र। ठीक है, इसके बाद फिर अगले इसकी शक्ति होती है कि यह आयोग सिविल न्यायालय की शक्ति धारण करता है, मतलब सवाल जवाब के लिए किसी को तलब भी कर सकता है, बुला सकता है। इसके बाद फिर अगला है कि यह महिलाओं से संबंधित मामलों की जांच कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है, ये आयोग की शक्तियां हैं। तो एग्जाम में 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी शक्तियां कौन कौन सी है, तो ये आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी कुछ शाखाएं हैं। इसकी शाखाएं कौन कौन सी होती है, तो देखिए इसमें इसकी 5 शाखाएं होती है फ्रेंड। पहली शाखा होती है वैधानिक शाखा, दूसरी होती है लोक संबद्ध शाखा, तीसरी होती है उत्तर भारत शाखा, इसके बाद फिर चौथी होती है अनिवासी भारतीय शाखा, इसके बाद फिर 5वीं होती है शिकायत एवं जांच शाखा। तो ये आपसे 3 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग होता है इसकी शाखाएं कितनी होती है, तो 5 शाखाएं होती है। और अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको इस प्रकार से डायग्राम बना देना है इन 5 शाखाओं के, तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे, इसमें नंबर आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें कि महिला कल्याण हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय दोनों की भूमिका एक दूसरे के पूरक होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें पहली शाखा, तो ये आयोग की जो शाखाएं हमने बताई है आपको 5 शाखाएं, इन 5 शाखाओं का हम आपको पूरा विस्तृत वर्णन बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे डिटेल में वैधानिक शाखा के बारे में। तो देखिए इसमें पहली शाखा है वैधानिक शाखा। तो यह शाखा महिलाओं को वैधानिक सहायता प्रदान करती है और दंड के संबंध में परामर्श भी देती है, ये है वैधानिक शाखा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि आयोग के द्वारा वर्तमान विधियों की इस संबंध में भी समीक्षा की जाती है कि वे महिलाओं की विरोधी तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है वैधानिक शाखा में कि महिलाओं के उत्थान के लिए नए प्रकार के विधि निर्माण का परामर्श भी देती है यह शाखा। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि महिला आयोग के सुझाव पर ही भारत में घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम 2005 का निर्माण किया गया है। याद रखना है आपको, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम किस आयोग की सिफारिश पर बनाया गया था, तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिश पर ही बनाया गया था। ठीक है, जो आपको याद रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए कि आयोग के द्वारा न्यायालय में भी महिलाओं के विषयों में सहायता प्रदान की जाती है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर न्यायालय में भी कोई मामला है तो महिलाओं को भी सहायता दी जाती है न्यायालय के संबंध में। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ये है वैधानिक शाखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमने आपको बताए हैं। इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये आपको याद रखना है, घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम 2005। तो ये इस आयोग की, राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिश पर ही हमारी संसद के द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें अगली शाखा है लोक संबद्ध शाखा। अब इस शाखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। तो पहला फैक्ट इसमें है कि यह शाखा महिला आयोग द्वारा महिलाओं से संबंधित अनुसंधान को भी प्रोत्साहन देती है।
आ रहा समझ में? तो महिलाओं का विकास कैसे हो, आर्थिक विकास कैसे हो, राजनीतिक विकास कैसे हो और उन्हें सशक्त कैसे बनाया जाए, इससे संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देती है यह शाखा। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है इसमें कि लोक संबंध शाखा महिलाओं के बीच लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने तथा महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की गोष्ठियां अर्थात सेमिनार एवं कार्यशालाएं या वर्कशॉप आयोजित करती है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर यह शाखा महिला कल्याण हेतु नीतियों को लागू करवाने के संदर्भ में सुझाव देने का कार्य भी करती है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि संसद के द्वारा पारित महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित विधियों को बेहतर रूप से क्रियान्वित करने में भी यह शाखा सहयोग करती है। अगर महिलाओं से संबंधित या महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कोई विधि या कोई कानून अगर संसद पारित करती है तो उसे लागू करने में, उसे क्रियान्वित करने में भी यह शाखा सहायता करती है। ये आपको याद रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगली शाखा आती है उत्तर भारत शाखा। अब उत्तर भारत शाखा का नाम उत्तर भारत शाखा क्यों रखा गया है? तो इसका नाम इसलिए रखा गया है कि संपूर्ण देश में उत्तर भारतीय राज्यों की महिलाओं को होने वाली समस्याओं के निदान के लिए इस उत्तर भारत शाखा की स्थापना की गई है। इसके बाद में उत्तर भारत के राज्यों से प्राप्त शिकायतों के संबंध में यह शाखा कार्य करती है। इसके बाद में शोध अध्ययनों, सेमिनारों, कानूनों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने में भी इस शाखा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो आपको याद रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि उत्तर भारत की महिलाओं से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान के आधार पर भी यह शाखा कार्रवाई करती है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आयोग इस शाखा के द्वारा जब कोई सिफारिशें की जाती है या इस शाखा के द्वारा आयोग को कोई सुझाव दिया गया है तो उससे संबंधित कार्रवाई भी आयोग करता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो उत्तर भारत की महिलाओं से संबंधित मामलों में या तो स्वतः संज्ञान के द्वारा या आयोग को कोई सूचना प्राप्त होती है या कोई सूचना देता है तो फिर आयोग कार्रवाई करता है। इसके बाद देखिए इसी के साथ अगली शाखा अनिवासी भारतीय शाखा। अनिवासी भारतीय शाखा मतलब एनआरआई शाखा के नाम से भी इसे जानते हैं और एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, अप्रवासी भारतीय। ठीक है, तो अप्रवासी भारतीय शाखा को ही हम दूसरे शब्दों में अनिवासी भारतीय शाखा भी कहते हैं। तो वर्ष 2008 से राष्ट्रीय महिला आयोग को अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह संबंधी विवादों के संबंध में भी समुद्र पारीय भारतीय के साथ नोडल एजेंसी बना दिया गया है। ये समुद्र पारीय का अर्थ क्या होता है? जो समुद्र के उस पार रहते हैं, हमारे भारत को छोड़कर दूसरे देश में जाकर रह रहे हैं, ऐसे भारतीयों को एनआरआई कहते हैं या अनिवासी या अप्रवासी भारतीय कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और एनआरआई शाखा इन्हीं विषयों से संबंधित विवादों पर कार्य करती है, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में अगली शाखा आती है शिकायत एवं जांच शाखा। अब यह शाखा क्या करती है? तो देखिए इसमें इसका पहला पॉइंट आता है कि महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, दहेज, प्रताड़ना, उनको अकेला छोड़ देना, बलात्कार, उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करना। प्रथम सूचना रिपोर्ट का अर्थ एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करना, उनके साथ मतलब महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार करना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसी समस्या हो तो अगर ऐसी कोई समस्या है, ऐसी कोई शिकायत है तो आयोग में की जा सकती है और इन शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान होता है। इसके बाद फिर महिलाओं द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों को शिकायत शाखा द्वारा सुना जाता है। ठीक है, तो महिलाओं के द्वारा जो शिकायत की जाती है उन शिकायतों को कौन सुनता है? तो उन शिकायतों को यह शाखा सुनती है और फिर यह शाखा आयोग तक इस मुद्दे को पहुंचाता है और आयोग जल्द से जल्द इन शिकायतों का निपटारा करता है। ये आपको याद रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर और भी महिलाओं की जो भी समस्या है, ठीक है, तो महिलाओं की तमाम समस्याओं का समाधान आयोग के द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए महिला आयोग की परामर्शकारी या परामर्शदात्री भूमिका। तो जो आयोग होता है, राष्ट्रीय महिला आयोग होता है,
यह एक परामर्शदात्री संस्था भी होती है। यह हमारी केंद्र सरकार को समय समय पर सुझाव या सलाह देता है। तो देखिए इसमें कि वैधानिक भूमिका के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा निम्नलिखित कार्यों पर सुझाव दिया जाता है या परामर्श दिया जाता है। तो देखिए इसमें कि महिलाओं से संबंधित किसी विधि में संशोधन, मतलब किसी कानून में संशोधन करना हो तो उससे संबंधित सुझाव भी यह आयोग देता है। तो उदाहरण के लिए जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 एवं दहेज निवारण अधिनियम 1961, इसमें संशोधन की मांग इस आयोग ने की है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि नए विधेयकों को प्रस्तावित करना, जैसे वर्ष 2005 में महिला आयोग के प्रस्ताव के माध्यम से ही घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम पारित किया गया था। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि महिला आयोग के द्वारा पीड़ित महिलाओं को न्यायपालिका के मामलों में भी सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है राष्ट्रीय महिला आयोग की सीमाएं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की सीमाएं कौन कौन सी है? तो इसके लिए पहला पॉइंट आता है, देखिए इसमें कि आयोग को संपूर्ण वित्तीय सहायता संघ सरकार के द्वारा ही प्रदान की जाती है, क्योंकि आयोग के पास अलग से कोई वित्तीय संसाधन उपलब्ध इसके पास नहीं है। तो यह पूर्णतः किस पर निर्भर होता है? वित्तीय मामलों में केंद्र सरकार पर या संघ सरकार पर निर्भर होता है। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है इसमें कि वित्तीय रूप में भी आयोग सरकार पर ही निर्भर होता है, क्योंकि इसके पास खुद का कोई आय का स्रोत नहीं है जिससे इससे इसको आय प्राप्त हो। तो यह पूर्णतः सरकार पर ही निर्भर है वित्तीय मामलों में। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि आयोग के द्वारा अपने सदस्यों का चयन स्वयं नहीं किया जाता, बल्कि इनकी नियुक्ति संघ सरकार के द्वारा की जाती है। ये इसकी सीमाएं हैं। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि भारत की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में सदस्यों का भी राजनीतिक तौर पर विभाजन पाया जाता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि महिला आयोग की भूमिका केवल सलाहकारी होती है। ठीक है, हमारी केंद्र सरकार इसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार की इच्छा होगी तो आयोग की सलाह को मानेगी अथवा ना माने। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि इसकी अनुशंसाएं संघ और राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं होती। ठीक है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग की सीमाएं हैं। तो आपसे 5 नंबर में भी ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की सीमाएं कौन कौन सी है। तो ये आपको 5 लाइन में आंसर इसका लिखना होता है, अर्थात 50 शब्द में आपको आंसर लिखना है। इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे जो राष्ट्रीय महिला आयोग होता है तो इसको शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग को शक्तिशाली बनाए जाने के लिए कुछ सुझाव हैं जो आपको याद रखना है। तो इसके लिए पहला सुझाव है कि आयोग ने अनुशंसा की है कि महिला आयोग के अध्यक्ष को संघ सरकार के कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके बाद फिर ये सुझाव के लिए पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि आयोग के द्वारा अपने सदस्यों की नियुक्ति स्वयं करनी चाहिए। ठीक है, जो आयोग के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति खुद आयोग के द्वारा ही की जाए, क्योंकि अगर आयोग के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाएगी तो आयोग को पता होगा कि कौन सा सदस्य योग्य है या कौन सा सदस्य योग्य नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी केंद्र सरकार होती है तो केंद्र सरकार अपने बायस से ग्रसित होकर या पक्षपात पूर्ण तरीके से सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे कि आयोग को संघ सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा अपना एक अलग बजट पेश किया जाना चाहिए या अलग से बजट इनका दिया जाना चाहिए। मतलब कि जो हमारा आयोग है तो आयोग को संघ सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा अलग से बजट इनका दिया जाना चाहिए महिलाओं के लिए। ये कुछ सुझाव हैं, लेकिन ये सुझाव सिर्फ सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है। सरकार की इच्छा है, सरकार माने या ना माने। अब इसके बाद देखिए इसमें राष्ट्रीय महिला नीति 2016। तो केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं की स्थितियों में सुधार करने के लिए 2016 में एक नीति बनाई गई है जिसको कहते हैं राष्ट्रीय महिला नीति 2016। तो देखिए इसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 17 मई 2016 की टिप्पणियों और परामर्श हेतु राष्ट्रीय महिला नीति 2016 प्रस्तुत की गई है। ठीक है फ्रेंड, तो ये राष्ट्रीय महिला नीति 2016 पेश की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। और केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय?
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। अब इस नीतियों में कौन कौन से प्रावधान है अर्थात इसके उद्देश्य क्या है, तो आपको याद रखना है। तो इस नीति का उद्देश्य है, पहला पॉइंट देखिए इसमें, तो इसका उद्देश्य है पहला कि ऐसे अनुकूल सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण का निर्माण करना जिसमें महिलाएं सैद्धांतिक, व्यावहारिक दोनों संदर्भों में अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त कर सके। ये पहला उद्देश्य है इस नीति का। दूसरा उद्देश्य है कि समग्र विकास प्रक्रियाओं, कार्यक्रम, परियोजनाओं, क्रियाकलापों में महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल करना। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि महिलाओं के उचित, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। यह भी इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है जो आपको याद रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि नीतियों, कानूनों, कार्यक्रमों, संस्थाओं और सामुदायिक सहभागिता के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के सभी रूपों को समाप्त करना है। महिलाओं के प्रति जो भेदभाव किया जाता है, इसके बाद में महिलाओं से संबंधित हम दिन प्रतिदिन हिंसात्मक घटनाओं के बारे में सुनते रहते हैं, तो इन हिंसाओं को समाप्त करना है। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि सार्वभौमिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक महिलाओं, लड़कियों की पहुंच में वृद्धि करना एवं उसे प्रोत्साहन देना। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है इसमें कि अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, ठीक है, और महिलाओं को भी आर्थिक मामलों में सशक्त बनाना। यह भी इस नीति का उद्देश्य होता है। इसके बाद फिर अगला है कि निर्णयन एवं प्रशासनिक संस्थाओं सहित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में बराबर की भागीदारी को बढ़ावा देना। महिलाओं की प्रशासनिक क्षेत्र में बराबरी की भागीदारी हो, सामाजिक मामलों में या सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की बराबर की भागीदारी हो, राजनीतिक मामलों में अर्थात राजनीति में महिलाओं के बराबर की भागीदारी हो, आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की बराबर की भागीदारी हो। ये सभी उद्देश्य है इस 2016 की नीति का, जो आपको याद रखना फ्रेंड। तो यह 2016 की नीति आपसे एग्जाम में 5 नंबर में भी आपसे पूछी जा सकती है, जो आपको याद रखना फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का हमारा सेशन समाप्त होता है फ्रेंड। तो हमने आपको जो टॉपिक आज का पढ़ाया है, इसमें 3 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 5 नंबर में पूछा जा सकता है और 11 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा। 11 नंबर में पूरा राष्ट्रीय महिला आयोग पूछा जा सकता है। 5 नंबर में कोई एक अलग उसमें जो पार्ट है अलग अलग हमने आपको बताया है, जैसे कुछ कार्य हैं तो कार्य 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकते हैं। 3 नंबर में आपसे कोई सा भी फैक्ट संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर देना है। तो आज का हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त होता है फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में लेकर जल्दी आपके लिए प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।